एक लेंस का फोकल लेंथ या फिर उसका पावर किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए एक लेंस है जिसका कि जो मटेरियल है उस मटेरियल का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है N2 और जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। तो हम शुरू करेंगे लेंस मेकर्स फॉर्मूला से। तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला यह बताता है कि इस लेंस के लिए नेगेटिव ऑफ 1 ओवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 ओवर इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू N2 divided by N1 minus 1 into 1 over R1 minus 1 over R2। तो यहां पर देखिए ये सारी चीजें क्या क्या है। यहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये u। तो मान ले एक ऑब्जेक्ट अगर कहीं यहां पर है तो इससे इंसिडेंट रेज कुछ ऐसे बाहर निकलते हैं और ये इंसिडेंट करता है लेंस पे और ये कन्वर्ज कर जाता है यहां से, या फिर कहे रिफ्रैक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट में अगर मीट करता है तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। तो यहां पर बना इमेज। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से लेके इस पॉइंट तक अर्थात ऑब्जेक्ट तक, इसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। और उसी तरह से सेंटर से इस इमेज तक के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं। और ये जो N2 है जैसे कि हमने बात किया ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जिस मीडियम से ये लेंस बना हुआ है। और N1 ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग्स। यहां पर इस N2 डिवाइडेड बाय N1 को आप कह सकते हैं ये पूरा का पूरा टर्म जो है ये है N21 अर्थात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जिस मीडियम से लेंस बना हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स, ये मीडियम जो भी है। आगे जो दो टर्म्स हैं R1 और R2 ये R1 जो है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये अगर फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो होगा इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फॉर एग्जांपल ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, मान ले इस कर्व का, इस स्फेरिकल कर्व का, या फिर कहे ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का सेंटर है। तो यहां से लेके इस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये है इसका रेडियस होना भी चाहिए। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम मेजर करते हैं सेंटर से, जैसे कि हम हर चीज को करते हैं लेंस के सेंटर से मेजर। तो यहां से इसे हम मेजर करेंगे और ये लेंथ होगा R1। उसी तरह से R2 ये जो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो ये अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो यहां से लेके यहां तक होगा R2। सो ये होगा R2, ये होगा R1। उसी तरह से ये जो लेंथ है ये है V और ये जो लेंथ है ये है U। तो इन सारे वैल्यूज को पुट करें तो हमें यहां इस एक्सप्रेशन के लिए प्रॉपर वैल्यू मिलता है। अब मान ले एक स्पेशल केस हम कंसीडर करते हैं कि मान ले ऑब्जेक्ट ये जो है इन्फिनिटी में है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रहता है तो लाइट रेज जो रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से पार होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में रहेगा तो इंसिडेंट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा कुछ ऐसे, और ये रिफ्रैक्ट करने के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगा ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। नॉर्मली इसे हम F2 से डिनोट करते हैं। और ये जो लेंथ है सेंटर से इस पॉइंट तक का जो लेंथ है इसे हम कहते हैं फोकल लेंथ, मोर प्रिसाइजली सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। सो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में रहेगा तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो U है U इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये जो V है ये जो इमेज डिस्टेंस है ये हो जाएगा F के बराबर, फोकल लेंथ के बराबर। चलिए F2 की जगह हम यहां F यूज कर रहे हैं। आप समझ लें कि ये F जो है ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। सो V अर्थात जहां ऑब्जेक्ट बन रहा है उस ऑब्जेक्ट के लिए जो डिस्टेंस है वो है V। सो V इज इक्वल टू सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। तो अगर अब इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। इससे आगे हम कहेंगे नेगेटिव ऑफ 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर F इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1
माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। तो यहां ये जो टर्म है ये तो 0 बन गया। सो इससे आगे हम कह सकते हैं 1 ओवर f इज इक्वल टू n2 माइनस n1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। सो फोकल लेंथ f, इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन है ये वाला। तो इस इक्वेशन से ये बहुत क्लियर है कि जो फोकल लेंथ होगा किसी लेंस के लिए वो डिपेंड करेगा जिन फैक्टर्स पे, वो है n2, वो है n1, वो है R1 और वो है R2। तो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा एक लेंस का फोकल लेंथ। और जैसे कि हमें पता है कि फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल, इसी को हम पावर कहते हैं। तो इसी से आगे हम कह सकते हैं कि इस लेंस का जो पावर होगा वो होगा n2 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 इंटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। क्यों? क्योंकि 1 ओवर f अर्थात 1 ओवर सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, यहां पर मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि ये जो f है ये सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है। सो 1 ओवर सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ इज पावर ऑफ द लेंस। तो मोटे मोटे तौर पे हम ये जान गए हैं कि यही 4 फैक्टर ये डिसाइड करता है एक लेंस के फोकल लेंथ को। तो अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो यहीं तक है आपके लिए। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन फैक्टर्स में से किसी में अगर कुछ खास चेंज होता है, कुछ बढ़ता है या घटता है, तो आखिरकार वो लेंस के फोकल लेंथ पे किस तरह का असर डालता है, तो फिर आप इस वीडियो को आगे देखते रहें। तो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये जो टर्म है n2 डिवाइडेड बाय n1, इसे अगर हम बड़ा करते हैं, बाकी सारे चीजों को कांस्टेंट रखता है, R1 R2 अगर सेम हो, मान ले ये दूसरा सिचुएशन। सो इस केस में भी मान ले कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये, इसके लिए, और सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बराबर है इसके और इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर के। मतलब ये दोनों लेंसेज का जो शेप है वो बिल्कुल सेम है, पर यहां जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अलग है, वो n2 नहीं है, उससे अलग है। और सराउंडिंग्स का भी अगर मान ले कि वो n1 नहीं है, वो थोड़ा अलग है। तो फिर चेंज कहां पर हुआ? चेंज यहां पर हुआ। अगर यहां पर n2 डिवाइडेड बाय n1 अर्थात लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय सराउंडिंग्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बराबर है n21 के, अर्थात रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से लेंस बना हुआ है, विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। अगर इसे हम बढ़ाते हैं, मान ले इस टर्म को हमने बढ़ा दिया, ये बड़ा हो गया। बड़ा होने का मतलब एक तो केस ये है कि सराउंडिंग सेम रहे, सराउंडिंग सेम रहे, और हमने इस मटेरियल को कुछ ऐसा चूज कर लिया कि जिसके लिए इसका जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। सो ये ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से बना हुआ है अगर आप कंपेयर करें इस मटेरियल के साथ। तो फिर आप ये बताएं कि किसका पावर ज्यादा होगा। अगर ये n2 डिवाइडेड बाय n1 ये टर्म अगर बड़ा हो, जैसे इस केस में हमने देखा, इस केस में, तो अगर ये बड़ा हो जाए तो फिर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये बढ़ेगा। अब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन अगर बढ़ा, ये एक्सप्रेशन बढ़ गया, और ये जो एक्सप्रेशन है ये तो कांस्टेंट है, सेम है, तो फिर इस केस में जो ये पूरा एक्सप्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ये तो बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो पावर है वो पावर बढ़ेगा। तो पावर बढ़ा मतलब कि चूंकि 1 ओवर फोकल लेंथ ये पावर के बराबर होता है, तो फोकल लेंथ घटेगा। इसका मतलब ये मीडियम, अगर इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो तो इसका फोकल लेंथ कम होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो इस केस में अगर इंसिडेंट रेज कुछ ऐसे हो, अर्थात ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी में हो,
तो इसका फोकल लेंथ जो है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये ज्यादा है, ये ज्यादा बेंड कर सकता है, ये ज्यादा मोड़ पाएगा। तो इस केस में जो सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होगा ये छोटा होगा। तो चलिए इसे मैं F2 डैश नाम दे रहा हूं। अब और भी कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि ये R1 और ये R2। अगर मान ले कि मीडियम सेम हो, हम एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मीडियम अगर सेम हो, आप इसे मेन फिगर को कंसीडर करें और इसे कंसीडर करें, तो मीडियम अगर सेम हो इसका मतलब कि जिस मटेरियल से ये बना हुआ है इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 जो कि इसके बराबर है। तो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब बराबर है। ये जो बीच वाला फिगर है इसे कंसीडर ना करें। सो इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल बराबर है, इसका मटेरियल और इसका मटेरियल, और जो सराउंडिंग्स है वो भी सेम है। तो यहां भी ये हो गया N1। तो इस केस में अगर हम R1 को या R2 को या फिर दोनों को अगर बढ़ाते हैं तो चलिए देखें होगा क्या। सबसे पहले देखिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलिए मान लेते हैं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ इतना है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये हो गया R1 और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ले कि कुछ इतना है, ये वाला जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसका। तो ये पॉइंट जो है ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। तो ये हो गया R2। इस केस में R1 और R2 जो है वो कम है। देखिए ये जो कर्व है इसका कर्वेचर ज्यादा है, ये ज्यादा कर्व्ड है, ज्यादा मुड़ा हुआ है, अर्थात ये जिस स्फेयर का पार्ट है वो स्फेयर छोटा है। आप फिगर देख के ही समझ सकते हैं। तो इस केस में जो R1 है वो छोटा होगा, अर्थात मान ले कि ये R1 है, तो ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये अगर इस R1 से छोटा हुआ तो चलिए थोड़ा और छोटा मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूं। मान ले कि ये R1 है, सो ये है R1 और R2 जो है वो भी छोटा है पहले वाले फिगर के रेस्पेक्ट में, तो ये R2। सबसे पहले जो देखने वाली बात है वो ये है कि R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, क्योंकि यहां पर देखे जो इंसिडेंट रेज ये इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। R1 को जब हम मेजर कर रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, लेकिन R2 को हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो R2 हमेशा नेगेटिव होगा इस केस में और R1 हमेशा पॉजिटिव होगा इस केस में जब कॉन्वेक्स लेंस हो। तो यहां पर ये एक पॉजिटिव टर्म है और ये R2 एक नेगेटिव टर्म है, तो फिर माइनस एक नेगेटिव टर्म ये तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल एक कंसीडर कर लेते हैं, बेहतर समझ में आएगा। कि मान ले कि R1 इसके लिए है 3 यूनिट का और R2 ये है 4 यूनिट का, तो टेक्निकली कहे तो ये -4 होना चाहिए। तो जब इसे आप इवेल्युएट करेंगे तो ये होगा 1/3 अर्थात 1/3 माइनस 1/4। फाइनली आप इसे इवेल्युएट करेंगे तो आप पाएंगे ये है 1/3 प्लस 1/4। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों रेसिप्रोकल्स जो है वो जुड़ जाएंगे। तो फिर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर या एक रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर घटता है, कोई भी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, मान ले ये 1/3 ना होके यहां 1/2 हो जाता, मतलब ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये 3 के जगह अब हो गया 2 मान ले, तो घटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये अगर घटता तो ये घट के 1/2 -1/4 -4 अगर होता तो अल्टीमेटली ये बनता 1/2 प्लस 1/4। आप अगर कंपेयर करें, हम इस एक्सप्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं, आप अगर कंपेयर करें इसे और अगर आप कंपेयर करें इसे तो आप पाएंगे ये जो टर्म है ये बड़ा टर्म है और ये टर्म छोटा टर्म है। हमने क्या किया, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसे घटा दिया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर घटते साथ ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बढ़ गया, इसका वैल्यू बढ़ गया, ये बढ़ गया। तो ये जो बढ़ा
और हमने पहले ही माना कि ये जो एक्सप्रेशन है ये कांस्टेंट है, सेम है, मीडियम हमने सेम माना है पहले केस में और इस तीसरे केस में, तो जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है पावर के लिए वो भी बढ़ेगा। देखिए ये बढ़ रहा है, ये जो है ये कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो कि पावर है इसका ये बढ़ेगा, तो पावर इसका बढ़ेगा, पावर बढ़ा। तो पावर अगर बढ़ा तो फिर हम कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है ये घटेगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, इसका मैग्नीट्यूड घटेगा। बड़ा ऑब्वियस है ये। अगर लेंस पतला हो तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है, और उसी मटेरियल से अगर बना हुआ रहे एक दूसरा लेंस उसी सराउंडिंग्स में अगर रहे और अगर वो थोड़ा मोटा हो तो फिर उसका जो फोकल लेंथ होता है वो कम होता है, उसका पावर ज्यादा होता है। जो मोटे लेंसेज होते हैं, ये जैसा मोटा लेंस है अगर इसके साथ कंपेयर करें तो मोटे लेंसेज जो होते हैं उसका जो कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का जो पावर होता है वो ज्यादा होता है, वो ज्यादा पावरफुल लेंसेज होते हैं। इसके साथ हम कुछ मजेदार फैक्ट्स और भी देख सकते हैं। जिस चीज पे हम बात करेंगे वो एग्जैक्टली इस टॉपिक का पार्ट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा और चर्चा कर ही लेते हैं। यहां मान ले कि अगर N1 अगर N2 से बड़ा होता है तो ये ज्यादा ये कम, मतलब लेंस जिस मीडियम से बना हुआ है उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके सराउंडिंग्स से या फिर उसके सराउंडिंग्स में जो मीडियम है उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लेंस जिस मटेरियल से बना हुआ है वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है विथ रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। तो इस केस में देखिए ये जो टर्म होगा, चूंकि N2 छोटा और N1 बड़ा, ये जो टर्म होगा ये 1 से छोटा होगा, ये होगा लेस देन 1। जैसे ये लेस देन 1 होगा तो कोई भी वैल्यू जो कि 1 से छोटा है उससे अगर हम 1 घटाते हैं तो ये तो एक नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा। सो ये बनेगा एक नेगेटिव वैल्यू। तो ये जैसे ही नेगेटिव वैल्यू होगा तो पावर इसका नेगेटिव हो जाएगा। पावर इसका नेगेटिव हुआ, इसका मतलब यह भी है कि इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ या पावर कब नेगेटिव होता है? ये कॉन्केव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। और अगर आप ज्यादा टेक्निकली कहें तो मुझे यहां पर कहना चाहिए डाइवर्जिंग लेंसेज के लिए, क्योंकि यहां देखिए ये कॉन्केव लेंस नहीं है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन मटेरियल का और सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ इस तरह का है कि ये कॉन्वेक्स लेंस होने के बावजूद डाइवर्जिंग लेंस का काम करेगा। तो इस तरह के केसेस में जब इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम हो जाए तो फिर ये डाइवर्जिंग लेंस की तरफ बिहेव करता है, ये डाइवर्ज कर देता है लाइट रेज को और ये बन जाता है डाइवर्जिंग लेंस। इसी तरह से चलिए एक और चीज हम देख लेते हैं कि कॉनकेव लेंस के लिए जो सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव क्यों होता है, मैथमेटिकली वो नेगेटिव क्यों होता है। तो इसी फॉर्मूले से हम उसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये अगर कॉनकेव लेंस हुआ, मान ले मटेरियल वही है लेंस के लिए N2 जो कि हमने यहां पर यूज किया था, सराउंडिंग्स के लिए N1, तो ऑब्वियस बात है N2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 से ज्यादा है क्योंकि हमने शुरू में वही माना था। तो ऐसे केस में ये तो फिर एक पॉजिटिव टर्म होगा, N2 ज्यादा N1 कम, तो ये जो टर्म है 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा एक वैल्यू -1, तो ये पॉजिटिव टर्म होगा। लेकिन अगर आप R1 को देखें तो R1 जो है वो होगा कुछ इस डायरेक्शन में जब हम उसे मेजर करेंगे, क्योंकि मान ले इसका ये सेंटर ऑफ कार्वेचर है, तो फिर रेडियस ऑफ कार्वेचर इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए देखे, रेडियस ऑफ कार्वेचर ये है इसका रेडियस। तो जब हम उसे मेजर करेंगे तो लेंस के सेंटर से करेंगे। किस डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में या इंसिडेंट रे के प्रोपगेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक नेगेटिव टर्म हो गया। अगर R2 को आप मेजर करें तो मान ले इस सरफेस के लिए, सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कार्वेचर, तो R2 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो R2 क्या है? R2 पॉजिटिव होगा। सो ये R2 ये पॉजिटिव हुआ, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये पॉजिटिव हुआ। एक नेगेटिव टर्म माइनस एक पॉजिटिव टर्म, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ये एक्सप्रेशन बन जाएगा नेगेटिव।
सो पूरा एक्सप्रेशन बन गया नेगेटिव। कौन सा? ये वाला एक्सप्रेशन। और हमने इससे पहले देखा था कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तो पॉजिटिव रह गया क्योंकि n2 n1 से ये ज्यादा है। तो फिर पॉजिटिव टर्म इंटू नेगेटिव टर्म, ये है पॉजिटिव टर्म और ये है नेगेटिव टर्म। मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो हमें मिलेगा एक नेगेटिव टर्म। सो पावर हो गया नेगेटिव। फोकल लेंथ, सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ, मैं बार बार कह रहा हूं यहां f सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है, ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसीलिए जब हम एक कॉन्केव लेंस लेते हैं और जिस मीडियम से वो बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से जब ज्यादा होता है तो ये डाइवर्जिंग लेंस का काम करता है। और जब हम पता करते हैं इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस तो ये हो जाता है एक वर्चुअल इमेज, और इसे जब हम प्रोपगेट करते हैं तो ये कुछ ऐसे जिस पॉइंट पे मिलता है उसे हम मानते हैं वर्चुअल इमेज, और यही होता है इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस, जिसे कि अगर आप मेजर करें तो जब फोकल लेंथ को हम मेजर करेंगे तो ये जो फोकल लेंथ होगा, मान ले ये सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ है इस लेंस के लिए, ये होगा नेगेटिव। उसी तरह से अगर मान ले कि हमने क्या किया कि हमने इसे ऐसे मटेरियल से बनाया या फिर सराउंडिंग्स को कुछ ऐसा कर दिया कि n1 अब बड़ा हो जाए n2 के रेस्पेक्ट में, अर्थात सराउंडिंग्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो और लेंस जो है ये कॉनकेव लेंस हो। तो कॉनकेव लेंस के लिए हमने तो हिसाब लगा लिया पहले ही, ये तो नेगेटिव टर्म होगा। और n2 से n1 जब बड़ा होगा तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये 1 से छोटा होगा। सो 1 से छोटा, 1 से छोटा, 0 और 1 के बीच एक वैल्यू, उससे कि अगर हम 1 घटाएं, सबट्रैक्ट करें, तो ये भी हो जाएगा एक नेगेटिव टर्म। तो फिर इसका जो पावर होगा ये एक पॉजिटिव टर्म होगा, इसका जो फोकल लेंथ होगा ये भी एक पॉजिटिव टर्म होगा। इसका मतलब कि अब ये कन्वर्जिंग लेंस का काम करेगा। है ये कॉनकेव लेंस लेकिन ये काम करेगा एक कन्वर्जिंग लेंस का। ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा, ये कुछ ऐसा बिहेव करेगा।